लेते हैं या इंटरकोर्स कर लेते हैं तो आप उसको बेंड करके नीचे कर देते हैं और वो बटन के ज़रिए इरेक्ट हो जाता है और बटन जब दबाएं तो वो डाउन हो जाता है। आपका जो इरेक्शन का सिस्टम है वो अलग होता है और पेशाब करने का सिस्टम अलग का होता है, और जो आपके नफ्स में इरेक्शन होती है वो दो ताकि इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम हो। नेचुरल सिस्टम मज़ीद काम नहीं कर सकता, और दूसरे जो मर्दाना कमज़ोरी के इलाज दवाइयों या इंजेक्शन की सूरत में मौजूद है। एक सेट जो जब हमारे पास पहले प्रेजेंट करते हैं उनके कुछ टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं और देखना पड़ता है उनकी रीज़न क्या है। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट अगर ये भी नाकाम हो, इनफर्टिलिटी एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। इनफर्टिलिटी का ताल्लुक ईडी से नहीं है। डिस्चार्ज और सीमन और स्पर्म का सिस्टम डिफरेंट है। हमारा एक स्लोगन था इंग्लैंड में, मेक लव अगेन। आपके मुंह के अंदर से झिल्ली लेके आपका नई पेशाब की नाली बनाई जाती है। जिन लोगों की बरीड पीनस होती है या बॉडी के अंदर चली जाती है उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, और वहाँ पे गंदगी कलेक्ट होने की वजह से उनको कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिनमें है पिनाइल कर्वेचर यानी कि नफ्स का टेढ़ा हो जाना। पैदाइशी तौर पे जिन मरीज़ों का नफ्स टेढ़ा होता है वो ज़्यादातर नीचे की डायरेक्शन में टेढ़ा होता है। नफ्स के ऊपर वाले हिस्से में एक गुठली नुमा चीज़ बन जाती है, इसके अंदर गुठली ऊपर वाले हिस्से में होती है और उसकी टेढ़ापन ऊपर वाले हिस्से में ऐसे हो जाता है। एक्टिव फेज़ में जो इलाज किया जा सकता है वो दवाइयों के ज़रिए होता है। उसमें मरीज़ को दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं, और जो इलाज का तरीका कार डिपेंड करता है कि आपके नफ्स में कितना टेढ़ापन है। टेढ़ापन 20 या 25 डिग्री से ज़्यादा होता है उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है इस तरह की बीमारियों को, और वो ओपन नहीं होते। लेकिन मेरा पैगाम यही है कि आप इन बीमारियों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करें या उसकी स्ट्रेस में आके अपनी ज़िंदगी, और अगर आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कैमरे के ज़रिए स्ट्रक्चर को खोल दिया जाता है। जो कैमरे वाले ऑपरेशन के रिज़ल्ट्स हैं उसके रिज़ल्ट्स पायादार और लॉन्ग टर्म नहीं होते। इन मरीज़ों में स्ट्रक्चर दोबारा बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, और इसको इसलिए एक रिकरेंट डिजीज़ है जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ बहुत परेशान भी रहते हैं और बार बार। डॉक्टर पॉल एंडरसन जो, और उनके साथ मैंने फेलोशिप किया और मेरी यही स्पेशलाइजेशन है। तो अब उसका हल ये है कि आप वो पेशाब की नाली को असर नौ दोबारा से बनाएं। आपके मुंह के अंदर वाले हिस्से से झिल्ली ली जाती है, उसको वहाँ से निकाल के और मुंह की झिल्ली के ज़रिए नई पेशाब की नाली बनाई जाती है, और 96% लोग इस ऑपरेशन के बाद सारी ज़िंदगी के लिए स्ट्रक्चर से उनको निजात हासिल हो। Info for patient। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा नवाज़ गुम्मन है और मैं FRCS यूरोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम UK। मैंने फ़ेलोशिप की है जेनिटो-यूरेथ्रल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में, और पाकिस्तान का पहला फ़ेलो हूँ जिसने ये फ़ेलोशिप की है। अभी हम जिस सिलसिले में बात करेंगे वो है पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी। तो पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी बेसिकली ऐसे लोगों के लिए ये सर्जरी है जिनको एंड स्टेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिसका मतलब ये है कि वो मर्दाना कमज़ोरी की आखिरी स्टेज पे है और बाकी तरीका इलाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मसलन उन्होंने दवाइयाँ भी ली हैं, और जो नफ्स के अंदर इंजेक्शन लगा के इसका हल किया जाता है वो भी उन्होंने ट्राई की हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इन लोगों के लिए पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी ही इनका लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। अब पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी तफसीर में जाने से पहले मैं मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात पे भी बात करना चाहूँगा। बहुत कॉमन वजह जो है, ज़्यादातर हमारे पास जो लोग आते हैं वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं। उनके अंदर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से उनकी नफ्स की नालियाँ और आर्टरीज़ तंग हो जाती हैं और इवेंचुअली वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा यंग पॉपुलेशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो वजूहात हैं उनमें वीनस लीक शामिल है, और मोस्टली यंग पे पॉपुलेशन में साइकोजेनिक ईडी होती है जिसमें उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है। अब हम इम्प्लांट की बात करते हैं जो कि एंड स्टेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट है। पिनाइल इम्प्लांट जो है वो 2 किस्म के इम्प्लांट अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, और उनमें एक मेलिएबल इम्प्लांट होता है और एक इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट होता है। जो मेलिएबल इम्प्लांट है वो एक रॉड नुमा चीज़ होती है जो कि आपके नफ्स में एक छोटे ऑपरेशन के ज़रिए डाल दी जाती है, और वो आपके नफ्स में सख्ती लेके आता है ताकि आप इंटरकोर्स के काबिल हो सकें। और इसी तरह इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट जो कि एक ऐसा इम्प्लांट है जो कि गुब्बारा नुमा इम्प्लांट होता है, और वो एक पंप के साथ ऑपरेट होता है, और वो पंप आपके खस्सियों के साथ लगाया जाता है। जब आप इरेक्शन या हार्डनेस चाहते हैं तो आप वो पंप को दबाते हैं और आपका पीनस इरेक्ट हो जाता है, और जब आप उसको दोबारा से नीचे करना चाहते हैं तो आप उस पंप को दोबारा दबाएँ तो वो नीचे हो जाता है।
अब पिनाइल इम्प्लांट का बेसिक मकसद आपके नफ्स के अंदर सख्ती लाना है ताकि आप इंटरकोर्स को अंजाम दे सकें। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको जितनी देर आप सेक्स करना चाहते हैं या इंटरकोर्स करना चाहते हैं उतनी ही देर आप इरेक्ट रह सकते हैं। इसमें कोई टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये आपके इजैकुलेशन जिसको कहते हैं इजैकुलेशन से इसका कोई ताल्लुक है। जो नॉर्मल बंदा जिस टाइम पीरियड में इजैकुलेट करता है इम्प्लांट के साथ उसी तरह वो इजैकुलेट करता है। इम्प्लांट का काम सिर्फ सख्ती लेके आना है ताकि आप इंटरकोर्स को कर सकें। क्या इम्प्लांटेड पेशेंट बच्चे पैदा करने के काबिल होता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है क्योंकि लोग इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं। पिनाइल इम्प्लांट जो है वो सिर्फ आपके अंदर सख्ती लेके आता है ताकि आप इंटरकोर्स को परफॉर्म कर सके, उसको अंजाम दे सके, और इसका इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि आप डिस्चार्ज हो रहे हैं और आप हमल करने में कोई प्रॉब्लम है। ये इंटायरली डिफरेंट सिस्टम है। इरेक्शन होना एक डिफरेंट सिस्टम है बॉडी का, और इसी तरह जो आपका सीमन डिस्चार्ज होता है वो एक डिफरेंट सिस्टम के साथ उसका ताल्लुक है दिमाग में। तो इम्प्लांट का सिर्फ काम सख्ती लेके आना है ताकि आप सेक्स करने के काबिल हो जाए, और डिस्चार्ज जो पर्सन है वो जैसे होता है वो उसी तरह होता रहेगा और बिल्कुल वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। इम्प्लांटेड पेशेंट को क्या कोई एक्स्ट्रा चीज़ महसूस होती है या बिल्कुल वो नॉर्मल ही हो जाता है वक्त के साथ साथ? ये भी एक अच्छा सवाल है क्योंकि पेशेंट पूछते हैं कि इम्प्लांट के बाद क्या वो आपको महसूस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली कुछ अरसे के लिए जब आपको इम्प्लांट डलता है उसके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको थोड़ा महसूस होता है और आपको कुछ देर के लिए पेन भी फील होती है, लेकिन वंस आप इससे यूज टू हो जाते हैं तो ये आपको अपनी बॉडी का पार्ट ही महसूस होने लगता है। और इसमें डिफरेंट है कि मेलिएबल इम्प्लांट और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट जो चूँकि दोनों डिफरेंट है। अब मेलिएबल इम्प्लांट जो है वो एक रॉड नुमा इम्प्लांट होता है जो कि आप पीनस में आ जाता है। जब आपने सेक्स करना है तो आप उसको उठा के सीधा कर सकते हैं और सेक्स कर सकते हैं, और जब आप सेक्स कर लेते हैं या इंटरकोर्स कर लेते हैं तो आप उसको बेंड करके नीचे कर देते हैं। और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट क्योंकि बटन ऑपरेटेड होता है और वो बटन के जरिए इरेक्ट हो जाता है और बटन जब दबाएं तो वो डाउन हो जाता है। पेशेंट ग्रेजुअली इसको यूज टू हो जाते हैं और ऐसी कोई कंप्लेन नहीं होती उनकी फ्यूचर में। इम्प्लांटेड पेशेंट को यूरिन का जो सिस्टम है वो भी उसी तरह नॉर्मली चलता है या उसमें कोई फ़र्क आ जाता है? जी, ये भी इस सवाल का जवाब ये है कि जो आपका नफ्स है उसके अंदर ये इंटायरली डिफरेंट सिस्टम है। आपका जो इरेक्शन का सिस्टम है वो अलग होता है और पेशाब करने का सिस्टम अलग का होता है। तो पेशाब करने की नाली आपके नफ्स के नीचे वाले हिस्से से गुजरती है, और जो आपके नफ्स में इरेक्शन होती है वो दो कॉर्पोरा उन्हें बोलते हैं, वो बॉडीज़ होती हैं कि उनके अंदर हम इम्प्लांट डालते हैं। तो इसका पेशाब से कोई ताल्लुक नहीं होता, पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इम्प्लांट करवाने के बाद पेशेंट को कितनी देर तक फॉलोअप में रहना होता है? का ऑपरेशन करना इट्सेल्फ एक बहुत ही एहतियात वाली चीज़ है क्योंकि इम्प्लांट के अंदर और कोई रिस्क नहीं होता सिवाय इसके कि आप अगर वो अच्छे तरीके से सर्जरी ना की जाए और किसी माहिर सर्जन से आप नहीं करवाएं तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। लिहाजा ये बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में की जाने वाली सर्जरी है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम हो। दुनिया में जो इन्फेक्शन के चांसेस के रेट हैं वो लेस दैन 1% है और यही एक इसका रिस्क फैक्टर है। इसलिए जो इन्फेक्शन है वो अगर किसी में हो तो वो इम्प्लांट के विद इन 4 to 6 वीक्स होने के चांसेस होते हैं। आपको इम्प्लांट करवाने के बाद 4 to 6 वीक्स डॉक्टर कहते हैं कि आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते, और एक दफ़ा आपका जब ज़ख्म भर जाता है उसके बाद आप इंटरकोर्स कर सकते हैं और उसके बाद आपको मज़ीद फॉलोअप की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि जब इंटरकोर्स करना होता है उसको बटन दबाते हैं या उसको हाथ से खड़ा कर लेते हैं, लेकिन सर अगर किसी बंदे को नेचुरल इरेक्शन हो जाए या नेचुरल इरेक्शन का इसमें कि ये उन्हीं मरीज़ों के लिए तरीका इलाज है जिनको नेचुरल इरेक्शन नहीं होती। तो ये एंड स्टेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तरीका इलाज है जिनका नेचुरल सिस्टम मज़ीद काम नहीं कर सकता, और दूसरे जो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज दवाइयों या इंजेक्शन की सूरत में मौजूद है वो उसका हल नहीं हो सकता। तो ये इम्प्लांट उन लोगों के लिए मुफीद है, उनको नेचुरल इरेक्शन नहीं होती। सर ईडी वाले पेशेंट का बिल्कुल ही नहीं इरेक्शन होता? ईडी वाले पेशेंट्स, अब ये अगर मैं इसकी तफसील में जाऊँ तो ईडी वाले पेशेंट्स एक सर्ट जो जब हमारे पास पहले प्रेजेंट करते हैं उनके कुछ टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं और देखना पड़ता है उनकी रीज़न क्या ईडी की। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि डायबिटीज़ जैसे मर्ज़ की वजह से किसी को ईडी है तो इसका मतलब है उसके पेशाब नफ्स के अंदर जो खून की नालियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तंग हो गई हैं। इरेक्शन का जो नेचुरल अमल है वो इसी तरह होता है कि जो आपके 2 रॉड नुमा कैवर्नोज़ा होते हैं नफ्स में
वो पेशाब वो जब खून से भर जाते हैं तो आपका नफ्स खड़ा हो जाता है, और जब उनमें से खून वापस चला जाता है तो वो नफ्स नीचे बैठ जाता है। अब उनकी खून की नालियाँ चूँकि तंग हो गई होती हैं तो उनको इरेक्शन नहीं आ रही होती। तो इसमें पहला तरीका इलाज जो हर मरीज़ के लिए ज़रूरी है वो है दवाइयों के ज़रिए उनका इलाज। अगर तो दवाइयों के ज़रिए इलाज नहीं हो पा रहा और वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो दूसरा तरीका है कि आप नफ्स के अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिनमें एल्प्रास्ट्रोडेल या कैवर्जेक्ट के नाम से इंजेक्शन आते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। और अगर ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट अगर ये भी नाकाम हो गया है या एक सर्टेन टाइम पीरियड आपने यूज़ किया और उसके बाद मज़ीद आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे मरीज़ों के लिए हल इम्प्लांट है। इन मरीज़ों में नेचुरल इरेक्शन नहीं होती। सर ईडी और इनफर्टिलिटी, क्या इन दोनों में ईडी के पेशेंट इस काबिल होते हैं कि वो बच्चा पैदा कर सकें? ईडी के पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम में होता है वो है कि उनके नफ्स के अंदर सख्ती नहीं आती और वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते। तो ये सिर्फ सख्ती का मसला है ईडी। इनफर्टिलिटी एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। इनफर्टिलिटी का ताल्लुक ईडी से नहीं है। इनफर्टिलिटी का ताल्लुक आपके स्पर्म और सीमन डिस्चार्ज के साथ है, जिसका दिमाग के साथ जो कनेक्शन है ये इंटायरली डिफरेंट सिस्टम है। जैसे कि पेशाब करने का सिस्टम डिफरेंट है, इरेक्शन का सिस्टम डिफरेंट है, डिस्चार्ज और सीमन और स्पर्म का सिस्टम डिफरेंट है। तो इन तीनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि ऑब्वियसली एक आम इंसान के लिए ये समझना मुश्किल है कि ये तीनों चीज़ें नफ्स से ही रिलेटेड हैं। उसी में इरेक्शन है, उसी से पेशाब होता है, उसी से फर्टिलिटी आगे आपकी औलाद पैदा होती है। लेकिन इनके अल्लाह ताला ने सिस्टम तीनों को डिफरेंट रखे हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं होती। जी सर ईडी के मरीजों के लिए आपका पैगाम क्या है? ईडी के मरीजों के लिए मेरा पैगाम है कि हमारा एक स्लोगन था इंग्लैंड में, मेक लव अगेन, कि अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हैं तो आप परेशान नहीं हो। ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे माशरे में है कि लोग इसको डिस्कस नहीं करते, दे आर नॉट वेरी ओपन अबाउट इट। आप मरीज़ हैं तो आप अपने भाई या अपने वालिद या अपने किसी दोस्त से भी डिस्कस नहीं करेंगे, और बहुत ही कम लोग हैं जो डॉक्टर से भी बड़े हिचकिचा के डिस्कस करते हैं। तो एज अ यूरोलॉजिस्ट हम लोग इस चीज़ को डील करते हैं, और मरीज़ अगर इस वजह से परेशान है और स्ट्रेस में है तो ज़रूर इसको आगे डिस्कस करें, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है। अगर आप एंड स्टेज ईडी के मरीज़ भी हैं तो फिर भी इसका इलाज मुमकिन है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे हर चीज़ का इलाज मुमकिन है, इसका इलाज भी मुमकिन है अगर आप इसको अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि एज अ GORS सर्जन, जेनिटोयूरेथ्रल रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट, हम किन किन चीज़ों से और किन किन चीज़ों से डील करते हैं। इनमें पहले नंबर पे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी से डील करते हैं। इसके अलावा अगर आपके नफ्स में टेढ़ापन है, जिसको पायरोनीज़ डिजीज़ कहते हैं, या कुछ लोगों में कंजेनिटली नफ्स टेढ़ा होता है तो उसका इलाज करते हैं। इसके अलावा हम नफ्स किसी मरीज़ में अगर उसकी लेंथ स्मॉल है तो हम उसकी लेंथ इंक्रीज़ या लेंथ इन्हेंस करने के प्रोसीजर्स करते हैं। इसके अलावा जो मोटापे के शिकार मरीज़ होते हैं उनके अंदर यूजुअली उनका पीनस या नफ्स बॉडी के फैट के अंदर चला जाता है। इस बीमारी को बरीड पीनस कहते हैं। तो बरीड पीनस की सर्जरी करके हम उनका जो पीनस का पार्ट सारा बॉडी के अंदर चला गया है उसको हम सारा बॉडी से बाहर लेके आ जाते हैं। इसको पीनस अनबरिंग सर्जरी कहते हैं। इसके अलावा जो बहुत कॉमन सर्जरी हम करते हैं वो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज़ के लिए करते हैं, और इसका परमानेंट हल जो कि यूरिथ्रोप्लास्टी है, जिसमें आपके मुंह के अंदर से झिल्ली लेके आपका नई पेशाब की नाली बनाई जाती है। ये भी हम इसके अंदर हमारी स्पेशलाइजेशन होती है। इसके अलावा हमारा जो एस्थेटिक्स या कॉस्मेटिक पिनाइल सर्जरी करते हैं, कुछ लोगों को उनकी सर्कमसिजन या खतने बचपन में जैसे हुए होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको पता लगता है कि या तो उनकी फोर स्किन बहुत ज़्यादा कटी हुई है या बहुत कम कटी हुई है या अनइवन कटी हुई है, या कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनके नीचे नफ्स के नीचे वाले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा मांस लटक रहा होता है, जिसकी वजह से देखने में और उनकी फंक्शनल लेंथ ख़राब होती है। तो इन चीज़ों की सर्जरी करते हैं। इसी तरह हम स्क्रोटम, जिनमें खस्सियों का जो थैली होती है, कुछ लोगों में उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो हम उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करके उसका साइज़ स्मॉल कर देते हैं। तो ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूरोप्लास्टिक्स की फील्ड है, जिसमें हम एस्थेटिक्स के साथ साथ और इन सारी बीमारियों का इलाज करते हैं जो कि मैंने जिक्र किया है। क्या इनफर्टिलिटी भी आपके डोमेन में आता है? जी, इनफर्टिलिटी बिल्कुल हमारे डोमेन में आता है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी हम करते हैं इसी डोमेन में, उसकी वजूहात के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट। तो सर ये जो आप लेंथ इंक्रीज़ करते हैं, इसके लिए इम्प्लांट डालते हैं या
वैसे ग्राफ्टिंग वगैरह का कोई तरीकाकार है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये कॉमन जो इंसान है उसको पता होना काफ़ी मुश्किल होगा कि किस तरह सर्जरी की जाती है। बेसिकली इसमें इम्प्लांट नहीं डाला जाता। ज़्यादातर जो हमारे अफराद जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है उनके अंदर लोअर बैली में, पेट के नीचे वाले हिस्से में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है और उनका फ़ैट उनके पीनस या नफ्स को सारा कवर कर लेता है। नफ्स जब इरेक्ट नहीं होता तो उनका सारा बॉडी के अंदर नफ्स चला जाता है, इसको बरीड पीनस कहते हैं। तो इसका सर्जरी के ज़रिए हल मुमकिन है। जो ये सोचते हैं कि अगर उनका वेट लॉस हो जाए बहुत ज़्यादा तो वो इस तरह पीनस बाहर आ जाएगा, तो उसमें मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जब आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो लोअर बैली में जो फ़ैट होता है वो बड़ा रेजिस्टेंट होता है वेट लॉस को। जब आप वेट लूज़ करते हैं तो ये सबसे आखिर में जाके आपका ये सुप्रापुबिक फैट पैड जो है वो ख़त्म होता है और फिर भी आपका नफ्स थोड़ा सा बरी रहता है। तो इसकी सर्जरी मुमकिन है जिसमें हम सुप्रापुबिक फैट पैड को रिमूव करके पेट के नीचे वाले हिस्से में जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिमूव करके तो आपका जो नफ्स बॉडी के अंदर छुपा हुआ है उसको एक सर्जरी की टर्म में कहते हैं पिनोप्यूबिक एंगल रीपोजिशनिंग करके उसको बाहर ले आते हैं। और इस सूरत में अगर उसकी मरीज़ की नफ्स के ऊपर स्किन में कमी आ रही हो उसमें एक स्किन आपकी थाई से ग्राफ्ट लेके तो उस पर ग्राफ्ट भी लगा दिया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी सर्जरी है और मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि जिन लोगों की बरीड पीनस होती है या बॉडी के अंदर चली जाती है उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो ये है कि उनके एक तो सफाई सुथराई का ख्याल रखने में बहुत मसला होता है, उनके अंदर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है आपके पीनस के हेड के अराउंड और वहाँ पे गंदगी कलेक्ट होने की वजह से उनको कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं जिनमें बहुत ही ख़तरनाक बीमारी पीनाइल कैंसर है। नफ्स का कैंसर होने का ख़तरा हो सकता है अगर ये लॉन्ग टर्म मॉइस्चर रहे उधर। इसके अलावा जल्द की बीमारी जिसको लाइकन स्क्लेरोसिस या BXO बेलेनाइटिस ज़ेरोफ्थेल्मिया ऑब्लिटरेंस कहते हैं, वो एक जल्द की बीमारी है जिसमें जल्द सारी वाइट रंग की हो जाती है आपके नफ्स की और ये सारी उसमें क्रैक्स और ज़ख़म बनने लग जाते हैं और आपकी पेशाब की नाली को भी इफ़ेक्ट करती है ये बीमारी और उसमें स्ट्रक्चर या पेशाब की नाली को तंग कर देती है। ऐसे लोगों में कॉमन होता है जिनका बरीड पीनस होता है, तो इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। पिनाइल कर्वेचर यानी कि नफ्स का टेढ़ा हो जाना। अब नफ्स के टेढ़े हो जाने की जो वजूहात हैं उनमें जो एक तो ये नेचुरली या कंजेनिटली पैदाइशी तौर पे मरीज़ों में हो सकती है। पैदाइशी तौर पे जिन मरीज़ों का नफ्स टेढ़ा होता है वो ज़्यादातर नीचे की डायरेक्शन में टेढ़ा होता है, ठीक है। और दूसरी एक बीमारी है जिसका नाम है पायरोनीज़ डिज़ीज़। ये भी एक बीमारी है जिसमें नफ्स टेढ़ा हो जाता है। ये ज़्यादातर 35 साल से 60 साल के लोगों में कॉमन होता है। डिज़ीज़ के या इस मर्ज़ के 2 फेज़ होते हैं। पहला जो मरहला होता है उसको एक्टिव फेज़ कहते हैं और एक्टिव फेज़ यूजुअली 6 महीने तक रहता है। इसमें मरीज़ के नफ्स के ऊपर वाले हिस्से में यूजुअली 75% लोगों में नफ्स के ऊपर वाले हिस्से में एक गुठली नुमा चीज़ बन जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता गुठली साइज़ में इंक्रीज़ करती जाती है और वो गुठली जो है नफ्स को टेढ़ा करती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ज़्यादातर लोगों में नफ्स के अंदर गुठली ऊपर वाले हिस्से में होती है और उसकी टेढ़ापन ऊपर वाले हिस्से में ऐसे हो जाता है। इसके अलावा साइड्स पे भी गुठली हो सकती है और नीचे वाले हिस्से में भी गुठली हो सकती है और उसी डायरेक्शन में नफ्स टेढ़ा हो जाता है। अब एक्टिव फेज़ जो इसका पहला फेज़ जो 6 महीने तक रहता है इसमें मरीज़ को दर्द होती है, गुठली का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और टेढ़ापन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। एक्टिव फेज़ में जो इलाज किया जा सकता है वो दवाइयों के ज़रिए होता है। उसमें मरीज़ को दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं और कुछ और किस्म की दवाइयाँ जिनमें विटामिन E शामिल है और L-आर्जिनिन या मुख्तलिफ दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन जो टेढ़ापन का इलाज है वो स्टेबल फेज़ में ही किया जाता है और इसका जो इलाज का तरीका कार डिपेंड करता है कि आपके नफ्स में कितना टेढ़ापन है। इसके जो इलाज है मुमकिन है वो सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए ही मुमकिन है और ऑपरेशन उन लोगों में किया जाता है जिनका नफ्स इतना टेढ़ा हो कि वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग जिनका टेढ़ापन 20 या 25 डिग्री से ज़्यादा होता है उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन हैं जिनके नाम याकियाज़ ऑपरेशन या नेस्बित ऑपरेशन जिन्हें कहा जाता है या ग्राफ्ट लगा के उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये मरीज़ जो इस बीमारी से इस बीमारी का शिकार है उन्हें ज़रूर अपने रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए
और इसके बारे में ओपन होना चाहिए ताकि इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। सर इन मरीज़ों के लिए आपका पैगाम क्या है? मेरा इन मरीज़ों के लिए यही पैगाम है, अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी किसी मरीज़ को दिया उसकी शिफा का तरीका भी होता है। तो अगर ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है मरीज़ के लिए डिस्कस करना अपने जेनिटल्स या नफ्स या इस तरह की बीमारियों को, और वो ओपन नहीं होते, लेकिन मेरा पैगाम यही है कि आप इन बीमारियों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करें या उसकी स्ट्रेस में आके अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करें, क्योंकि इनका इलाज मुमकिन है। और अगर आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें और इसका इलाज करवाएं। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को उर्दू में पेशाब की नाली के तंग हो जाने को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। मरीज़ जो हमारे पास आते हैं उनकी अलामात में जो कि उनको बार बार पेशाब आता है, पेशाब धोधारी पेशाब आता है, पेशाब की धार बारीक होती है, एक धार में पेशाब नहीं आता, टूट टूट के पेशाब आता है। इसके अलावा उन्हें पेशाब करते हुए ज़ोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा जब वो पेशाब कर लेते हैं तो उनका मसाना ठीक से खाली नहीं होता। इनमें से सारी अलामात मरीज़ में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ मरीज़ों में कुछ अलामात हों, बाज़ में कुछ और अलामात मौजूद हों। इसकी अब वजूहात जो हमारे अंदर मोस्ट कॉमन वजह है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर आपका पेशाब की नाली डैमेज हो जाए, या फिर पहले कोई आपका ऑपरेशन हुआ है पेशाब की नाली के ज़रिए, कैमरे वाला ऑपरेशन, या आपको पहले पेशाब की नाली डली है, या आपके गदूद का ऑपरेशन हुआ है, इन वजूहात की वजह से हो सकता है। इसके अलावा यंग लोगों में जो ज़्यादा कॉमन वजह है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से पेशाब की नाली सूज के फिर तंग हो जाती है और वो सिकुड़ जाती है, उसे स्ट्रिक्चर कहते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली जो इसका इलाज मौजूद है वो ज़्यादातर जो किया जाता है, पहली दफ़ा जब मरीज़ हमारे पास आता है तो कैमरे के ज़रिए इसका इलाज करना होता है और उसमें उसको कैमरे के ज़रिए स्ट्रक्चर को खोल दिया जाता है। लेकिन इसके जो कैमरे वाले ऑपरेशन के रिज़ल्ट्स हैं उसके रिज़ल्ट्स पायादार और लॉन्ग टर्म नहीं होते। इन मरीज़ों में स्ट्रक्चर दोबारा बनने के चांस ज़्यादा होते हैं और इसको इसलिए एक रिकरेंट डिजीज़ है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ बहुत परेशान भी रहते हैं और बार बार उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इसलिए पहली दफ़ा कैमरे का ऑपरेशन किया जाना तो मुनासिब है, लेकिन अगर उन्हें दोबारा स्ट्रक्चर हो जाए तो उसके लिए मुस्तकिल इलाज करना चाहिए, जिसको यूरिथ्रोप्लास्टी कहते हैं। अब यूरिथ्रोप्लास्टी की फील्ड में मेरी स्पेशलाइजेशन है और मैंने डॉक्टर पॉल एंडरसन जो दुनिया के एक मशहूर जेनिटो यूरिथ्रल सर्जन है उनके साथ मैंने काम किया है और उनके साथ मैंने फेलोशिप किया और मेरी यही स्पेशलाइजेशन है। जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर आप कर रहे हैं उसका परमानेंट ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का परमानेंट ट्रीटमेंट यूरिथ्रोप्लास्टी है। तो क्या पाकिस्तान में और भी जगहों पे हॉस्पिटल्स पे अवेलेबल है ये इलाज? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस डिज़ीज़ के इलाज करने के लिए सर्जन्स अवेलेबल बहुत ही कम हैं और ट्रेंड सर्जन मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कोई भी फेलोशिप ट्रेंड सर्जन पाकिस्तान में मौजूद हो। और कराची में SIUT में ही सिर्फ एक इदारा है जहाँ पे इसका कुछ इलाज मुमकिन होता है, लेकिन पंजाब भर में कोई भी सर्जन मेरे इल्म नहीं है जो कि इसका इलाज करते हों। तो सर इसका इलाज में क्या तरीकाकार डिफरेंट है जो रूटीन में किया जाता है? तो यूरिथ्रोप्लास्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी पेशाब की नाली तंग हो जाए और आप कैमरे के ज़रिए खोली है और दोबारा तंग हो जाए तो अब उसका हल ये है कि आप वो पेशाब की नाली को अज़सर-ए-नौ दोबारा से बनाएं। अज़सर-ए-नौ से जो बनाया जाता है वो ये आपके मुंह के अंदर वाले हिस्से से झिल्ली ली जाती है और जो स्ट्रक्चर वाला जगह है आपके पेशाब की नाली में उसको वहाँ से निकाल के और मुंह की झिल्ली के ज़रिए नई पेशाब की नाली बनाई जाती है ताकि वो हमेशा के लिए इस मसले से उसका हल हो जाए और दोबारा स्ट्रक्चर ना हो। इसके रिज़ल्ट्स तकरीबन 96% हैं और 96% लोग इस ऑपरेशन के बाद सारी ज़िंदगी के लिए स्ट्रक्चर से उनको निजात हासिल हो जाती है। सर जो रूटीन में सर्जरी की जाती है स्ट्रक्चर की, वो कितनी देर बाद वो दोबारा पेशेंट को फिर सर्जरी करवाना पड़ती है? जो कैमरे वाले ऑपरेशन से इसके अंदर बहुत मुख्तलिफ चीज़ें देखना पड़ती हैं। अगर तो लंबा स्ट्रक्चर हो तो उसमें तो पहली दफ़ा 2 सेंटीमीटर से लंबा स्ट्रक्चर हो उसमें पहली दफ़ा यूरिथ्रोप्लास्टी कर देना रिकमेंडेड है, और अगर छोटा स्ट्रक्चर हो तो पहली दफ़ा कैमरे से ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन मेरे जो हमारा डाटा है और रिसर्च डाटा है उसमें तकरीबन 5 साल के बाद 80% लोगों को ये दोबारा हो जाता है और कई लोग इससे पहले भी ये दोबारा इस डिज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप
पहली दफ़ा आपको रिकरेंस हो गई है तो इसके बाद दोबारा कैमरा कराने के ऑपरेशन की रिकरेंस बहुत ज़्यादा है और आपको 1 साल के अंदर अंदर दोबारा स्ट्रक्चर हो जाता है। रिस्क फैक्टर भी होते हैं एज कम्पेयर, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो रिस्क फैक्टर। जी देखिए, डॉक्टर संजय कुलकर्णी दुनिया के सबसे मशहूर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन है और यूरिथ्रोप्लास्टी के पाइनियर हैं और उनकी एक सेइंग है कि अगर एक दफ़ा स्ट्रक्चर बन जाए तो ये मरीज़ डॉक्टर के लिए सोने की मुर्गी है, क्योंकि ये मरीज़ को बार बार स्ट्रक्चर बनता आएगा और वो बार बार डॉक्टर के पास आएगा और बार बार ऑपरेशन करवाएगा। तो सोने की मुर्गी को किसी डॉक्टर का मारने का दिल नहीं करता। बहरहाल इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो करवाना मुनासिब है और इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है जो भी लोग इस डिज़ीज़ का शिकार हैं और परेशान हैं वो ज़रूर यूरिथ्रोप्लास्टी करवाएं ताकि ये इसका परमानेंट हल हो सके। और सर जैसा कि आपने बताया कि आप FRCS हैं, UK से आपने अपनी फेलोशिप कंप्लीट की है, तो यूरोलॉजी में जो मज़ीद जिद्दत आपने उधर देखी उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते सर। जी मैंने उधर 2 फेलोशिप्स की हैं। बेसिकली मैं रोबोटिक फेलोशिप भी की है, लेप्रोस्कोपिक फेलोशिप भी और ये जेनिटो-यूरिथ्रल रिकन्स्ट्रक्शन फेलोशिप भी। तो बहरहाल पाकिस्तान में कई तरीक़ा इलाज मौजूद हैं जो कि जदीद भी हैं और दुनिया का मुकाबला पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि आपकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस और NHS जो है वो गवर्नमेंट से फंडेड होती है, तो वहाँ पे आपको मज़ीद जदीद तरीके स्टार्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ भी होते हैं जिनको ज़ेर नज़र रखना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर्स किसी से कम नहीं हैं।